बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। पाकिस्तान में हमेशा से बहुत से मामलात ऐसे रहे हैं कि सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। वो इल्ज़ामात ऐसे होते हैं कि पहले वही जिन इल्ज़ामात के ऊपर ये बातें कर रहे होते हैं, वही लोग पहले किसी के इशारों पर चल रहे होते हैं। जब उनकी पॉलिसी से एतराज़ होता है, कोई एतराफ़ होता है, कोई इतराज़ होता है, तो फिर ये चीज़ें जो है आगे मूव ऑन कर जाती हैं मुफ़ादात के अकॉर्डिंग। अब बहुत सी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान के ऊपर, गो कि उनमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं, ये तो वक़्त और हालात ही बताएँगे। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है बड़ी क्लियर है कि इमरान खान को बड़ी सेफ ग्राउंड दी गई। जनरल बाजवा के ऊपर अब ये इल्ज़ामात आयद करते हैं, जबकि इनको प्रॉपर लॉन्च करने में, जबकि इनको प्रॉपर सियासत में इन करने में जितनी जनरल बाजवा ने मदद की, इतनी शायद किसी और ने मदद नहीं की, बल्कि इमरान खान को तकरीबन कंधों पर उठाकर लेकर आए। अब ये जो बातें उन्होंने की हैं, ये इस हवाले से भी बड़ी अहम है कि 16 दिसंबर 2019 को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम ने गुजरांवाला में जलसा किया था, तो उनकी एक मूवमेंट चल रही थी वोट को इज्जत दो वाली। वोट को इज्जत दो में जब उनका पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने यही बात की थी अपनी स्पीच के अंदर, जो उन्होंने एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया था आवाम के साथ, कि मेरी हुकूमत को उतारने में सबसे ज्यादा किरदार जनरल बाजवा का रहा है। और कितनी मर्तबा उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब किया था कि आपने मेरे साथ ज्यादती की और मुझे इस हुकूमत से, मेरे तख्त से उतारा। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, लेकिन आप शायद प्रोजेक्ट इमरान खान के चक्कर में थे, जिसकी वजह से आपने उनको लॉन्च कर दिया और मेरी हुकूमत का तख्ता गोल करके मुझे घर भेज दिया। अब इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से उतरे, तो इमरान खान साहब ने भी कुछ गर्दान जो है वो करना शुरू कर दी कि एक बैरूनी साजिश की वजह से उतारा गया था। बैरूनी साजिश के बाद उनका बयानिया थोड़ा-सा गोलमोल हुआ, तो बैरूनी साजिश से अंदरूनी साजिश की तरफ आ गए कि मुझे जो है वो अंदरूनी लोगों ने भी मदद नहीं की। कभी किसी को मीर जाफ़र कहा गया, कभी किसी को मीर सादिक कहा गया, मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया। और अब इमरान खान साहब बहुत खुल के बातें करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में, जब से वो अपने उस ओहदे से रिटायर हुए हैं। अब ये एक नई पॉलिसी शिफ्ट है, एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पब्लिक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। शायद इमरान खान साहब उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाजवा साहब के ऊपर मजीद इल्जाम लगते जा रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब की हेल्प की। इमरान ये हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि उन्होंने जितनी हेल्प उनकी की थी, किसी की नहीं की। अब इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से उतरे हैं, तो वो भी ये बातें कर रहे हैं कि मुझे उन्होंने उतारा, अब मेरी हेल्प नहीं की, या फिर उन्होंने उन लोगों का साथ दिया जो इस साजिश में मुलविस थे और मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश की गई बाकायदा तौर पर। जो है वो उनको उस एफआईआर में जो इमरान खान साहब लॉन्च करवाना चाहते थे अपने ऊपर हमले की। अब ये तमाम तर सिनारियो की बात को लिया जाए, ये सियासतदान अपने मुफादात की खातिर जो स्टेटमेंट देते हैं, सियासतदान अपने अपने बयानियों को तकवीत देने के लिए ये जिस टिल्ट की तरफ जाते हैं, अब ये किसकी बात जो है वो मानी जाएगी। अवाम अपनी जगह पर कंफ्यूज है, सियासतदान अपने अपने मुहरक़ात आजमाते हैं। अब पंजाब में जो एक नया महाज बना हुआ है, यकीनी तौर पर यही वो पिन पॉइंट है जिसकी वजह से अब विफाक में भी हुकूमत ठहरी हुई है। वो अपनी अपनी जगह पर कोशिशें कर रहे हैं कि पंजाब में जो है वो उनकी जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो बनी रहे, या उनको अदम एतमाद के जरिए हटा दिया जाए, कम से कम असम्बलियां तहलील ना हो। और इसी वजह से बहुत सी जो है वो मिल मिलाकर चीजें भी हो रही हैं, बैकडोर राब्ते भी किए जा रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें अपना किरदार अदा कर रही है। और नाज़रीन, दूसरी बड़ी स्टोरी और वो ये है कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है इमरान खान से मुतालिक, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब एक अच्छे सियासतदान हैं, मगर उनकी पॉलिसीज से इख्तलाफ है, उनकी पॉलिसीज बेहतर नहीं रही। अब ये मिफ्ता इस्माइल साहब का नरम रवैया है इमरान खान की जानिब, क्योंकि गुज़िश्ता रोज वो पहले भी जो है वो बहुत से इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब के ऊपर, कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट तक पहुँचा दिया, हमारी पॉलिसी बेहतर थी। शायद ये नवाज़ शरीफ साहब के समधी हैं, इसीलिए इस ओहदे पर बराजुमान हैं, और इस तरह के कई इल्ज़ामात जो हैं वो उन्होंने लगाए हैं। अब ये एकदम से इमरान खान के मुतालिक नरम गोशा जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इख्तियार किया है, ये कुछ इशारे हैं, या कुछ जो है वो लोग ये भी कयास रइयाँ कर रहे हैं कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब भी प्यारे हो जाएं तहरीके इंसाफ को। अब इस तमाम दिलचस्प सूरत हाल में देखना तो ये है कि कौन से सियासी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसकी वेटेज में जो है वो जिसकी पॉपुलैरिटी में वेटेज बढ़ेगा या कम होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने
जब से रावलपिंडी जलसे से वो यूटर्न लिया है लॉन्ग मार्च से, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ वो नहीं रहा। वर्कर जो है वो इतने इमरान खान की पॉलिसी से जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते या इतने खुश नजर नहीं आते। ये अपनी जगह पर बजा है, लेकिन तमाम तर सूरत हाल ये तभी क्लियर होगी कि कौन पॉपुलैरिटी के ग्राफ पर है और कौन नहीं, जब आम इंतखाबात होंगे या जल्द इंतखाबात होंगे। और दूसरी जानिब ये एक जो तमाम तर सिनारियो जो पॉलिटिकल है, इसके अलावा भी पाकिस्तान जिन देरीना मसाइल का शिकार है, वो ये है कि आम आवाम को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं हो पा रही, आटे की किल्लत होती जा रही है। 145 रुपए तक आटा पहुंच चुका है किलो, जो पंजाब में और दीगर जो सूबे हैं वहां पर भी किल्लत और शॉर्टेज की वजह से जो गंदम का मसला बना हुआ है, जो आटे का मसला बना हुआ है। इसके अलावा चिकन का भी आपके सामने मसला हम पहले गुज़िश्ता प्रोग्राम में डिस्कस करते आए हैं। पोल्ट्री का भी जो है, उसके अलावा डेयरी का मसला भी, दूध की भी किल्लत होने वाली है। ये सियासतदान अपनी उस रास्ता कशी में ज़रूर खींचे एक दूसरे को, लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अवाम की जानिब कौन सोच रहा है? अवाम का किस तरीके से जो है वो इस सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा, जहाँ पर इतनी सियासी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, इतनी पॉलिटिकल जो है वो chaos होगी कि पंजाब में कौन रहेगा, विफाक में कौन रहेगा, आम इंतखाबात होंगे, जल्द इंतखाबात होंगे, इन्वेस्टर्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे पाकिस्तान में। क्योंकि जो इस वक्त सिनेरियो है, इकोनॉमिकल कंडीशन हम बहुत ज्यादा वर्स होते जा रहे हैं। साबिक जो वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब के इल्जामात दर इल्जामात, लेकिन मौजूदा जो हमारे वजीर खजाना है वो बड़े मुतमईन हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान कतई तौर पर डिफॉल्ट की सूरत हाल पर नहीं है, ना ही वो डिफॉल्ट करने वाला है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज पर बात करें, और बहुत से इकोनॉमिस्ट भी बात कर चुके हैं हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट जो है टॉपिक्स के ऊपर, तो वो यही कहते आए हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व की इंतहाई शॉर्टेज हो चुकी है। पाकिस्तान के पास 2-3 ही ऑप्शंस हैं। एक तो आईएमएफ से अगर हमें सेकंड जो किस्त है इस प्रोग्राम की, अब वो जारी हो जाए, या चाइना से कोशिश की जा रही है कि जो $3 बिलियन है उसको रिकवर कर दिया जाए। तो ये तमाम तर सिनारियो के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद सीनियर तज्जियाकार मुकीम अहमद साहब भी मौजूद होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। नाज़रीन, अब बात ये है कि पाकिस्तान में ये चल रही तमाम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इसके दौरान जो ब्लेम गेम है, इल्ज़ामात की जो सियासत है, ये पाकिस्तान के शायद उस तरह जड़ों में बैठ चुकी है जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं किए जाते। जो आम आवाम के मसाइल हैं, जिस तरह मैंने आटे का भी ज़िक्र पहले किया आपसे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये तमाम यकीनी तौर पर तभी चीज़ें बेहतर होंगी जब सियासी लोग वाक़ई में अपनी एक जो है वो सेट पेज पर पॉलिसीज़ डिसाइड करेंगे और उसके बाद वो सोचेंगे अवाम का। लेकिन जब तक ये ब्लेम गेम चलती रहेगी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के तो कोई भी हक में बेहतर नहीं होगा। मुकीम अहमद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में जॉइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, आपने मेरी तमाम गुफ्तगू सुनी, और ये जिस तरह स्टार्ट करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है इमरान खान के ऊपर और जनरल बाजवा के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर और इमरान खान के ऊपर इल्जामात, ये वही टोन है, ये वही तरीकाकार है? इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा के ऊपर भी इल्जामात लगते हैं। और जो शहबाज शरीफ थे, उनका टिल्ट किस जानिब था, जनरल बाजवा को हिट करने का या इमरान खान साहब को हिट करने का? देखिए, इसमें कोई नहीं है कि दोनों दोनों जानिब से अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। ये आर्मी की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ना ही ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम है कि वो पार्टियों को ये बताए कि आपने किधर जाना है, आपने किसका साथ देना है, आप उनकी मीटिंग्स में शरीक हों या उनको कोई गाइडलाइन फराहम करें। ये पुलिस का, माफ़ कीजिएगा, फ़ौज का काम नहीं है। इस किस्म की पॉलिटिकल पुलिसिंग जो है ये उनका रोल नहीं बनता। ये आर्टिकल वाज़ेह हैं आइन के, अगर मैं कह दूंगा तो क़यामत आ जाएगी। तो इसमें यानी आप अपने हदूद से तजावुज़ करते हैं, आप कानून शिकनी करते हैं और फिर उसे एक अजीब किस्म का लिबास पहना देते हैं कि जी वो हमने मुल्क के वसीतर मफाद में किया, मुल्क की इकॉनमी डाउन जा रही थी तो हमने ये किया। ये सियासतदानों की कमज़ोरी है कि एक 22 ग्रेड का जर्नैल जो है फिर वो आपको अपनी उंगली के इशारे से ये बताता है कि आपने किस बिल में घुसना है और किस सुराख से निकलना है।
तो ये इस किस्म की जो सोच है हमारे सियासतदानों की, अब जब वो कहते हैं कि हम सियासत से परहेज कर रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा कि वो उनके गिट्टे पकड़ के उन्हें गेट नंबर 4 से कोई रजामंदी ले लें किसी तरीके से, और फिर अच्छा मुकीम साहब वैसे आप इस चीज के ऊपर क्या राय रखते हैं कि यही बयानिया जो आज इमरान खान ने बनाया हुआ है, तकरीबन 2019 में भी यही बयानिया जो था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनाया हुआ था। तो अब क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है अब वो अपनी पॉलिसी डाइवर्ट कर चुकी है, इस बारे में कोई जो है वो बात नहीं करेगी, हालांकि बातें तो दोनों की बजा है, तो फिर इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए इनको इस मामले पे? सर वो कभी 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 वो कौवा सफेद भी हो जाता है ना। अभी यही थे ना जो गुजरांवाला, फैसलाबाद और कराची के जलसों में 14 दफा जनरल बाजवा का नाम लेके, जनरल फैज हमीद का नाम लेके नारे मारते थे। अब वही कह रहे हैं कि ना जी ना, वो तो आबे जमजम तो नहाता तो होता है। अब यही गवर्नमेंट उनके असासों की देखभाल कर रही है। अब यही गवर्नमेंट जो है कर रही है। अब यही पीडीएम है कि जो जर्नलों की सफात बयान कर रही है। कल तक वो उनका बस नहीं चल रहा था कि आर्टिकल 6 लगा दें उनके ऊपर। ये वक्त की बात है, ये वक्त की नज़ाकत और ज़रूरत। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी हमेशा अपनी पावर को कंट्रोल में रखने के लिए किसी न किसी सियासी ग्रुप की हिमायत ज़रूरत होती है। कोई माशाल्लाह ऐसा नहीं आया कि जिसमें किसी सियासी पार्टी का उन्हें हिमायत या इमदाद हासिल ना हुई हो, ओपनली या डिस्क्रीटली। और यही सिचुएशन अब है कि अगर अब इमरान खान उनको लान तान कर रहे हैं तो इनका बस नहीं चल रहा कि वो उनकी शान में कसीदा लिख दें। अब ये बस मुकीम साहब ये आप जो बातें कर रहे हैं ना कि अपनी मिलिट्री भी अपनी डोमेन में रहे, या ये चीजें अब तो बहुत बहुत क्लियर स्टांस में उन्होंने बता दिया कि हम किसी भी पॉलिटिकल डोमेन में नहीं हैं, हम अपने फराइज की ही जो सरंजाम उसको देंगे। लेकिन ये जो बातें आप कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकली रोल उनका खत्म हो जाए या सियासतदान, क्योंकि मेरा जाती तौर पर ये ख्याल है कि शायद वो अपना काम करना चाहते हैं, सियासतदान उनको अपना काम नहीं करने देना चाहते। ये जानबूझकर उनकी जो है वो आशीर्वाद की उम्मीद रखते हैं, जिसकी वजह से बड़ी आइडियल अप्रोच हो जाती है, जो अरस्तू की आइडियल अप्रोच थी कि अपनी अपनी डोमेन में रह के काम किया जाए। पाकिस्तान में तो हमेशा आशीर्वाद लिए जाते हैं, जो है मेरिट तो होता नहीं किसी के भी वजीर आजम बनने का या किसी के भी जो है वो इक्तदार में आने का। तो ये जो है हमेशा तंग गली से ही गुजर के आते हैं, पतली गली से गुजर के आते हैं। तो शायद ये इसीलिए शान में कसीदे लिखे जाते हैं कि हमें कोई भी जो है वो हम गुड बुक्स में रहे। देखिए अभी आपके सामने मुनीस इलाही का इंटरव्यू वायरल हुआ है। वो कह रहे हैं जी हमने पूछा था कि हम किधर जाएं। अब बताइए कि वो अपने आप को बड़ा मेच्योर सियासी खानदान बताते हैं कि जी हमारी 70 साल की हिस्ट्री है और हमारी 60 साल की सियासत है और फलां है। ये तो आपकी औकात है। यही बातें उनकी थी पिछलों की कि जी वो जनरल फैज हमीद चला रहा है हुकूमत को, ही इज द डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर और व्हाट नॉट। तो ये तो हमारी सियासतदानों की तो ये हालत है। ये तो ना खुद कुछ कर सकते हैं, IMF के पास कर्जा लेने के लिए आर्मी चीफ को मूव करना पड़ता है, अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आर्मी चीफ जाता है। व्हाट इज दिस? वो बनाना रिपब्लिक है? आप कहाँ हैं? आपकी वजारत खारिजा सियासतदानों के ऊपर कोई एतमाद भी तो नहीं करता ना। नहीं तो वो एतमाद क्यों नहीं करता? अगर आपका किरदार ठीक हो, आपका जो आँख है बैरूनी दुनिया में वो बेहतर हो, तो कौन ऐसा है कि तो जो बात है सर, किरदार की बात है ना मुकीम साहब, आप बेहतर समझते हैं। आप लंदन में भी हैं, आप नवाज शरीफ के जो है वो उसके घर के सामने होने वाले एहतजाजों को भी देखते रहे हैं, आपने लंदन से सारी रिपोर्टिंग भी की है। तो ये जो एक बयानिया बना दिया गया है सियासतदानों की किरदार कुशी का, ये तो यकीनी तौर पर इंटरनेशनल वर्ल्ड इस चीज को बड़ा देखता है ना, वो किसी के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करेगा। और कम से कम एक क्रेडिबल सोर्स या क्रेडिबल अथॉरिटी हमारे पास है, अगर वो पाकिस्तान की हेल्प के लिए चले जाते हैं तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। देखिए फिर उनका काम नहीं है ना, फिर हुकूमत उनको दे देना यार। फिर इनका हुकूमत का काम क्या होता है? आपका काम है मैनेजमेंट, आपका काम है बजटिंग, आपका काम है पॉलिसी देना, आपका काम है बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर करना। वो आप कर नहीं रहे। वो अगर वो GHQ नहीं करना है तो फिर हुकूमत की क्या ज़रूरत है हमें? ये जो 1200 के करीब मेम्बरान असेंबली होगा, 100 से ऊपर 104 जो है सेनेट के अरकान हो गए हैं जी, ये अभी क्या ज़रूरत है इनकी? हम इनको किस वक्त के लिए पाल रहे हैं? इनको अपना
बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने पहले मोहम्मद इस्लाही साहब का भी जिक्र किया। इससे पहले जब इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब को अपने साथ बिठाकर एक वीडियो लिंक से खिताब किया था और वहां पर जनरल बाजवा के ऊपर कुछ इल्जाम आयद किए थे, तो उसके बाद परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट आई थी कि इमरान खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों से गुफ्तगू की उन्होंने कि ये जो है ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर खान साहब दोबारा ऐसा करेंगे तो मैं उनको जवाब दूंगा या मैं उनको रोकूंगा। अब इमरान खान साहब ने दोबारा बड़ा क्लियरली जो है वो फिर से इल्जाम लगाए और ये तक कह दिया कि मेरे कत्ल के पीछे भी इन लोगों का हाथ था। तो अब परवेज इलाही साहब खामोश क्यों हैं? उन्होंने कह तो दिया कि भाई वो 25 मई को आपकी ज़बानें बाहर आ रही थी, अब अल्लाह का शुक्र करें हुकूमत आपको मिली हुई है पंजाब की। वो देखिए, ही इज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ पीटीआई। उन्होंने अपना वजन भी तो दिखाना है ना यार, तो वो कोई शीरो शकर तो नहीं होगी ना पार्टियां। ही इज एन अलाई। अभी तक उन्होंने पीटीआई ज्वाइन नहीं की है वो। तो सर ये इस तरह जी 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 सर कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखिए, अगर तो वो पीटीआई का हिस्सा होता है तो पीपीपी पार्टी कह सकती थी कि जी आपने हमारी लाइन टू नहीं की। अब वो चूंकि एक डिफरेंट पार्टी की वो यानी शनाख्त के साथ हैं वहाँ पे बैठे हुए, और वो इस वक्त बार्गेनिंग कर रहे हैं कि आइंदा की वजारत आला की और 30 से 45 सीटों की, तो वो इस वक्त वजन नहीं डालेंगे तो कब वजन तो ये डालेंगे? सीट एडजस्टमेंट किस जवाब पर की जा रही है? अगर फुल फ्लैज उनका साथ नहीं दिया जा सकता तो सीट एडजस्टमेंट क्यों की जा रही है? सीट भाईजान हुकूमत बन ही नहीं सकती जिस वक्त उसके बगैर, अगर वो किसी जिन की जान तोते में हो। हमने कहानियों में पढ़ा था, लेकिन अब देखा है कि पंजाब के हुकूमत के जिन की जान परवेज इलाही नाम के तोते में है। उसके बगैर जब हुकूमत बन नहीं सकती, हुकूमत गिर नहीं सकती, वो दूसरी तरफ चले जाए तो पीटीआई बाहर बैठी होगी GOR1 से। तो सर ये क्या आप समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक प्रेशर ग्रुप बन गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, कि जिसको जो है वो कभी भी जो है वो प्रेशर में लाया जा सकता है? ये मैं सवाल का जवाब आपसे एक ब्रेक के बाद दूंगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। मुकीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये लंदन में मुकीम हैं और बहुत से बैरूनी मामला जो चल रहे हैं लंदन में, क्योंकि एक बड़ा सियासी घराना वहां पर भी मौजूद है, उनके ऊपर भी नजर रखते हैं। अब बात यह है कि मुकीम साहब, जिस तरह मैं ब्रेक से पहले आपसे सवाल कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून, PDM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, क्या ये एक एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से प्रेशर ग्रुप बना दिया गया है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैनेज करने के लिए? क्या कहते हैं आप? देखिए, ये कहना कबल वक्त होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने ग्रुप बना दिया। वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से सियासत करते रहे हैं, जिससे ना वो कभी इनकारी है और ना ही उन्होंने कभी उसे छुपाया है। यही परवेज इलाही थे जो कहते थे हम परवेज मुशर्रफ को 10 बार वर्दी में सदर बनाएंगे। तो उसमें ये वाहिद ये थे, और पीर पगाड़ा ये, और तीसरा शायद शेख रशीद आप कह लें, जो ओपनली कहते हैं कि जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। तो उसमें और छुपाने की बात भी कोई नहीं है। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ तो बना लेते हैं, लेकिन वो बाहर ही रौला डालते हैं, अंदर जाके तो वो रुकू में चले जाते हैं। ये तो हमें आपको बन रहे होते हैं ना। मुस्लिम लीग काफ ने तो कभी बयानिया भी ऐसा नहीं बनाया। और मैं आपको कल की बात का जिक्र करता चलूं कि परवेज इलाही साहब जो वजीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कल गुजरांवाला में एक प्राइवेट बल्कि जो गवर्नमेंट का मेडिकल हॉस्पिटल था वहां पर जो है वो विजिट किया, उनका दौरा था। तो वहां पर सिर्फ उनके साथ मुस्लिम लीग काफ के एक दो लोग जो थे गुजरांवाला से, वही उनके साथ विजिट पर मौजूद थे। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर थे और जो यहाँ के कुछ उम्मीदवार और कुछ जो है वो मेंबरान असेंबली भी हैं, उनको भी उनके साथ विजिट नहीं करने दिया गया, बल्कि पुलिस ने उनको रोक लिया और उनको दाखिल भी नहीं होने दिया गया उस प्रेमिसेस के अंदर। तो क्या समझ रहे हैं कि कुछ खलीज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान? देखिए, इस डिफरेंस तो है, दोनों पार्टियां डिफरेंट हैं, और ये इस वक्त ना बार्गेनिंग हो रही। मैं बार बार उसका दोहरा रहा हूँ उस लफ्ज को। उसका चक्कर यही तो राइट टाइम है। अभी तो लोहा गर्म है, अभी तो चोट मारनी है। परवेज इलाही को पता है इस वक्त यही तो मेरा टाइम है। उन्होंने दोबारा तो वज़ीर आला नहीं बनना इन हालात में, अनटिल एंड अनलेस कोई मौजज़ा हो जाए। तो वो ही वांट्स टू एंजॉय हिज टेन्योर, ही वांट्स टू स्ट्रेंथन हिज पार्टी,
वो ये चाहते हैं कि अपने साथियों को, अलाइज को और हलीफों को ताकतवर करें ताकि वो अगली दफा ज्यादा सीटें ले सकें। वो तो एक बड़ी कॉमन चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो लेकिन दूसरा वकीम साहब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि परवेज लाई साहब का अपना वोट बैंक तो कोई भी नहीं रहा। इवन मैं जो है गुजरांवाला की बात करूं, गुजरात की बात करूं, सियालकोट की बात करूं, तो परवेज लाई साहब का वोट बैंक वो नहीं रहा। वो तो एज ले रहे हैं इमरान खान साहब का। और अगर उन्हीं की पार्टी को रिवर्स पे रखेंगे, बैकफुट पर रखेंगे, तो परवेज लाई साहब की तो अपनी सीटें बहुत मशकूक हो जाती हैं। सर अभी आप देख लेंगे कि उन्होंने गुजरांवाला के अरकान असेंबली को बुलाकर मुलाकात कर ली और हालात ठीक हो गए। ये ऐसे ही एक टोने टोटके होते हैं सियासत में। कभी बॉल आप आगे लेकर जाते हैं, कभी आप उसको पीछे लेकर आते हैं, फिर जब टाइम सही होता है तो फिर किक मारते हैं। तो ये इसी तरह ही रोल हो रहा है अभी। और वो दोनों जानिब से, मतलब ये मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये उनके साथ अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल क्राइटेरियाज होते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये मिफ्ता इस्माइल साहब के स्टेटमेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा क्लियर कट उन्होंने पहले इसहाक डार साहब के ऊपर इल्जामात लगाए, पार्टी पॉलिसी से भी थोड़ा सा इख्तलाफ रखा, और अब जो है वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बस उनकी पॉलिसी थोड़ी सी जो है वो उतनी बेहतर नहीं रही। तो ये क्या मिफ्ता इस्माइल साहब का टिल्ट है टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या इमरान खान? क्या समझते हैं आप? अब देखिए, इस पे मैं टिल्ट पे तो मैं शायद कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या है? अगर बीइंग ए कराचाइज, वो कराची के शहरी हैं, अगर वो कोई सियासत करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अवामी सियासतदान तो है नहीं। पब्लिक वोट से वो बंदा शायद मेरी तरह कौंसलर भी ना बन सके कराची से। ये हो सकता है कि सेनेट की सीट के लिए, क्योंकि मालदार असामी या पार्टी को फंड दे सकती है, तो वो हो सकता है कि वो कहीं भी चले जाएं, हाथों हाथ ले लिए जाएंगे। जहां तक आपने साहबदार की बात की, वो उनकी अना को ठेस पहुंची, क्योंकि इनको एक ही फोन पे फारिग कर दिया गया था। ये लंदन मुलाकात के लिए आए तो इनको वहाँ भी झाड़ वाड़ पड़ी कि तुम्हारी ये पॉलिसी ठीक नहीं, तुम्हारी वो पॉलिसी ठीक नहीं, और इनको जरा बैड ट्रीट किया गया। तो ये बेचारे हर्ट हुए हैं कि हालांकि ये एक तोहफतन इनको वजीर खजाना बनाया गया था। इट वाज अ सरप्राइजिंग मूव फ्रॉम एमएलएन कि ये तो इलेक्टेड मेंबर असेंबली भी नहीं थे। जाहिर सी बात है, मिफ्ता इस्माइल साहब को ग्राउंड रियलिटीज का पता था। वो यहाँ पर इन पर्सन मौजूद थे, चीजों को बेहतर समझ रहे थे। इसहाक डार साहब को जो रिपोर्ट मिलती थी वहां पर लंदन में, और नवाज शरीफ साहब की पसंदीदगी की वजह से भी उनको जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। तो ये तमाम मलबा मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर गिरा कर, मुश्किल फैसले करवा कर मुस्लिम लीग नून ने अपना आप बचाना चाहा, लेकिन बचा नहीं पाई। और हालात इस तरह हैं, क्योंकि आप लंदन में मौजूद हैं, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि फॉरेन रेमिटेंस में जो कमी हुई है, और पाकिस्तानी का जो एतमाद जो है वो इस पॉलिटिकल सिस्टम से और पॉलिटिकल पार्टी से उठा है, ये कुछ दोबारा बहाल होने वाला है? अगर बहाल होगा तो किन शराइत के ऊपर होगा? क्या समझ रहे हैं आप लोगों के दरमियान जब आपके राब्ते होते हैं? देखिए, इसमें मैं बगैर किसी कोई लगी लिपटी की करे बगैर मैं सीधी बात करना चाह रहा हूँ कि ये PMLN के एहसान इकबाल ने ये कहा था कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को सियासत का क्या पता। और फिर जब वो रोशन अकाउंट साबका हुकूमत ने बनाया था, उसमें बड़ी अच्छी रेमिटेंस आई, उसको इग्नोर कर दिया। अब उस अकाउंट को या उस पॉलिसी को हुकूमत ने बैक बर्नर पे रख दिया। हालांकि उसी अकाउंट में अगर कभी हुकूमत ये कह दे कि हम हुंडी वाला रेट दे देते हैं डॉलर का, आप भेजे, या 10 रुपए ज्यादा दे देते हैं मार्केट से या बैंक रेट से, तो डॉलर क्यों नहीं आएगा? जब आप भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कचकोल लेके, तो ये पॉलिसी क्यों नहीं अमेंड कर लेते आप? अब वो इनके जहन में किसी ने ये बिठा दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सारे पता नहीं PTI के वफादार हैं। हालांकि ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। फिर ये इल्जाम लगाते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पैसे भेजते हैं तो अपने घर वालों को भेजते हैं, हमें थोड़ी देते हैं। तो फिर रोक ओवरसीज पाकिस्तानी, वकीम साहब, कहीं ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात से नाला तो नहीं जो उनसे वोट का हक छीन लिया गया? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा बहुत रेयर है यार कि कोई इक्का दुक्का पीस होगा जो हमें वायरल हो जाएगा और वो कोई बकवास कर देगा कि हम पैसे नहीं भेज रहे। ऐसा कोई मैं नहीं समझता के तौर पे कि वो, अगर वो वोट का हक मिल जाएगा, अदालत ने तो दे दिया था और दिया हुआ है, अब वो सिर्फ यानी उसको किसी वक्त इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है ना सर? तो वो है भी मुश्किल है, मतलब उसको रियलाइज करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है सीटें दे देगी गवर्नमेंट अभी जाने से पहले ना, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कर देंगे, ताकि इनकी अशकशोई भी हो जाए और PTI से डिफरेंट पॉलिसी भी फ्लोट हो जाए, और वो EVM वाला
ओवरसीज वोटर का कटा भी खत्म हो जाएगा। जी। अच्छा, तो सर ये अब क्या समझते हैं कि ये जिस तरह लंदन है या चाइना है या अमेरिका है, ये पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक कंसीडर करता है, सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक को भी, तो इन हालात में कुछ पाकिस्तान के साथ कुछ ताउन करेंगे क्योंकि पाकिस्तान इज गोइंग टू डिफॉल्ट ऑल्सो ऑलमोस्ट? देखिए, वो मदद तो कर देंगे, उनकी कुछ सियासी और जोग्राफिकल मजबूरियां हैं, हमें कोई लाल नहीं लगे हुए, हम दुनिया के कोई इकलौते मुसलमान मुल्क नहीं, 56 मुल्क और भी हैं। और एक बात ये मुझे कि अगर हमारा कुछ सगा रिश्तेदार भी रोज या हर महीने आपसे आके पैसे का तकाजा करे, आप 2 दफा 3 दफा 7 दफा, भाई आप थक जाएंगे। उसके बाद हमारा तो 70 साल से यही रहा है, हमने तो वो अपनी पोजीशन इतनी गिरा दी है कि वो अगले दरवाजा खोलते हुए डरते हैं कि पता नहीं क्या मांग लेंगे हम। अच्छा मुकीम साहब, भैया एक वर्ल्ड रिसेशन का मामला भी चल रहा है, जो इन्फ्लेशन की एक वेव आई है। पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो तो बार बार यही कहते हैं कि बरूने मुल्क में भी बहुत ज्यादा महंगाई है, एक रिसेशन का वर्ल्ड चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 to 4 years का इसका सारा टेन्योर है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। यूके में बैठे हुए आप यकीनी तौर पर लोगों के साथ राब्ते में भी हैं, क्या वाकई इस तरह बैरूनी ममालिक में भी इस तरह की वेव्स हैं, वो फेस कर रही है वहां की पब्लिक वर्ल्ड रिसेशन का जो मामला है? जी बिल्कुल, यही सूरत हाल अमेरिका में है, जापान में है, बरतानिया में इस वक्त 40 साल के बाद इतना सख्त इन्फ्लेशन या अफरातज़र आया। अब और क्या कहूँ मैं आपसे, 650% तवानाई की कीमतों में इजाफा हो चुका है, लोग खाना कम खा रहे हैं, बिजली के बिल पे नजर है। अब पाकिस्तान में लेकिन यह है कि वो हुक्मरानों ने अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, असेंबली के अरकान ने अपनी मराहत में इजाफा नहीं किया, किसी वजीर आला या गवर्नर ने जो है वो तैयारे के इस्तेमाल को चीनी बना दिया। तो कम से कम उन लोगों की डायरेक्शन तो क्लियर है ना कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में कैसे करना है, गुजारा कैसे करना है, आगे कैसे लेकर चलना है। यहाँ पर पाकिस्तान में तो एक पॉलिटिकल क्योस है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से कोई डायरेक्शन वाज़ेह नहीं, और ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आम आवाम को, इन्वेस्टर्स को, इवन के जो लोग बड़े संजीदा हल्के और बड़ी संजीदा सोच रखते हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि हमें क्या फेस करना पड़ेगा, आगे चल के होगा क्या पाकिस्तान में। देखिए, जब तक ये जो अशराफिया है ना, बल्कि जो माफिया है ऊपर बैठी हुई, ये अपने अखराजात कम नहीं करते, ये अपनी मराहत को कट नहीं करते, ये काबीना का साइज कम नहीं करते, ये गैर तरक्याती अखराजात पर कट नहीं लगाते, हालात ठीक नहीं होंगे। कब तक हम बैरूनी दुनिया की भीख से अपना घर चलाएंगे और कब तक हम इस तरह गुजारा करेंगे, जब तक हमने अपने बॉर्डर सिक्योर नहीं किए, अपनी मसनूआत को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बेहतर नहीं किया, दुनिया की मार्केट से अपना हिस्सा नहीं लिया, तो हम कहीं नहीं होंगे। हमने कचकोल हमारे हाथ से नहीं गिरेगा नीचे। तो सर लंदन की फिजाएं क्या बता रही है मियां साहब, वापसी जो उनकी है वो हो पाएगी? अब तो कुछ ये भी खबरें आ रही कि शायद वो लंदन में भी मुकीम नहीं है। जी वो जनेवा गए हैं, कहा यह जा रहा है कि जी मरियम नवाज साहिबा का कोई इलाज का है तो सिलसिला, तो वहाँ गए हैं, लेकिन 9 तारीख को शहबाज शरीफ आ रहे हैं जिनेवा में कॉन्फ्रेंस, सारा खानदान वहाँ पे इकट्ठा होगा और वहां पर डिसाइड होगा के बाद फिर शायद जी। सर मुकीम साहब मुझे क्लोजिंग पर जाना है सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान में एक ब्लेम गेम की जो हमेशा से एक वेव चलती है, एक लहर है, बल्कि इसको हमेशा ही इस्तेमाल किया जाता है अपने बयानियों को मजबूत करने के लिए। और दूसरी जानिब जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक टिल्ट शो किया है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये अलमिया है कि वो हमेशा से जो है वो इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेती हैं जो पैराशूटर्स होते हैं। ये एक पहले अपनी एक फिजा बनाते हैं, उसके बाद ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्जामात लगाएंगे और दूसरे के कसीदे पढ़ने शुरू कर देंगे। लेकिन ये तमाम तर जो हालात हैं, ये ब्लेम गेम और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब तक इसका कोई तोड़ नहीं निकाला जाएगा, जब तक ये कोई बैठकर बात नहीं होती या इलेक्शंस नहीं होते, यकीनी तौर पर ये हमारा मामला अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो हम कभी भी टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरा मामला है इन्फ्लेशन का, आटे का, चीजों का, ये तो यकीनी तौर पर वर्ल्ड रिसेशन भी है और पाकिस्तान में पॉलिसी ना होने के बराबर है, तो हमें फेस करना पड़ रहा है। नाज़रीन आज की प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।